हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने चैप्टर वन को ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया है। जो कमेंट्स हैं, जो लाइक्स आपने किए हैं और जो आपने फीडबैक दिया है, मैंने सोचा भी नहीं था कि चैप्टर वन को आप इतना ज्यादा सराहेंगे। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई द बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब को समझना चाहेगा, वो भी हिंदी में। कई बार क्या होता है कि हम क्रिप्टो के अंदर जनरली प्राइस और इन सारे वीडियोस को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और मुझे ये लग रहा था कि कहीं न कहीं ये बोरिंग होगा। बट क्योंकि ये मैं करना चाहता था, तो ये मैंने सोच के नहीं किया था कि इसमें इतना कोई ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे लगता है कि फ्यूचर में कभी तो कोई इस वीडियो को देखेगा या इस किताब को जब हिंदी में समझेगा, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री की समझ में आएँगी। बट मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने किताब पढ़ी भी है, उन्होंने भी उस वीडियो को देखा और आके नीचे आके कमेंट किया कि सर, आपके समझाने से और ज़्यादा वो किताब और वो चैप्टर समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे और चैप्टर 2 के अंदर बेसिकली जो इसके ऑथर हैं किताब के, सैफुद्दीन अमौस, उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि जब ये दुनिया अपने शुरुआती दिनों में थी, तो काफी सारे लोग इस दुनिया में आए, अपने कबीले ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे, आइलैंड पे लोग थे, एक दूसरे को पहचान रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। तो जब दुनिया बहुत ही शुरुआती दिनों में थी, तो दुनिया में अलग-अलग फॉर्म ऑफ मनी इवॉल्व हुई। ऐसा तो है नहीं कि डे 1 पे गोल्ड आ गया, डे 1 पे पेपर करेंसी आ गई। तो शुरुआती दिनों में जब दुनिया बन रही थी, तो अलग-अलग फॉर्म ऑफ करेंसी के थ्रू सभ्यता गुजरी और अलग-अलग तरीके की करेंसीज़ आई, अलग-अलग तरीके की फॉर्म ऑफ मनी आई, ठीक है? मनी क्या है, उसको हमने चैप्टर 1 में कवर किया है, तो मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा। अगर आपने नहीं देखा, तो चैप्टर 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। तो अलग-अलग फॉर्म ऑफ जो मनी आई, मनी का फंक्शन मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो अलग-अलग फॉर्म ऑफ मनी आई जब से ये दुनिया एग्जिस्टेंस में आई। तो इस किताब के अंदर अलग-अलग, इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर अलग-अलग फॉर्म्स ऑफ मनी की बात हुई है। लेकिन जो शुरुआत में जो सबसे पहली जो फॉर्म ऑफ मनी, जो कि ये बताया ऑथर ने कि अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी को अगर आप समझ लोगे, तो आपको एक तो चैप्टर 8 के अंदर जब बिटकॉइन समझाएँगे, तो एक तो वो समझ में आ जाएगा। प्लस आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी एक्जिस्टेंस में आती है, और जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ती है, जैसे ही उसकी वो उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होने लगती है, तो कैसे कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सप्लाई बढ़ाई जाए, क्योंकि ये डिमांड में है, तो उसकी सप्लाई बढ़ाई जाती है ताकि उनके पास भी वो मनी उनके कंट्रोल में ज़्यादा आ जाए, और कैसे वो मनी जो है अपनी वैल्यू को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खो देती है। तो सबसे पहले जिस फॉर्म ऑफ मनी की यहाँ पे बात करी, उसमें राइस स्टोन्स ऑफ यैप आइलैंड की बात करी। सो बेसिकली क्या है कि एक यैप आइलैंड था, तो आज भी एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट यैप आइलैंड अब मिला के ऐसे 4 आइलैंड हैं पैसिफिक ओशन में, जो 4 ये आइलैंड मिला के माइक्रोनेशिया करके एक सॉवरेन देश बनता है। एक देश है जिसके 4 आइलैंड हैं, उनमें से एक आइलैंड था जिसका नाम था यैप आइलैंड। यैप आइलैंड की खासियत ये थी, आज की डेट में भी यैप आइलैंड में करीब 12,000 लोग रहते हैं। कोई ज़्यादा कोई बहुत लंबा-चौड़ा ऐसा आइलैंड नहीं कि जहाँ पॉपुलेशन बहुत हो, बहुत कम लोग रहते हैं। तो एक ज़माने में यैप आइलैंड इसलिए फ़ेमस हुआ क्योंकि यैप आइलैंड पे एक ज़बरदस्त फ़ॉर्म ऑफ मनी थी जो वहाँ के लोग इस्तेमाल करते थे। क्या सिस्टम था बेसिकली, 400 किलोमीटर दूर एक दूसरे आइलैंड से यहाँ के जो लोग थे यैप आइलैंड के, वहाँ पे 400 किलोमीटर दूर जाते थे, जिस जो कि जिन जगहों का नाम था पलाऊ और गुआम। पलाऊ और गुआम जो आइलैंड थे, वहाँ पे यहाँ के लोग जाते थे यैप आइलैंड के, और वहाँ से एक लाइमस्टोन के बड़े-बड़े, वहाँ की जो माइन्स होती थी, वहाँ लाइमस्टोन की बहुत बड़ी खदानें थी। तो लाइमस्टोन के खुदाई करके वहां से वो पत्थर लेके आते थे अपने यहाँ पे। तो यह आइलैंड पे लाइमस्टोन की कोई भी माइन नहीं थी, तो वो 400 किलोमीटर दूर शिप से जाते थे वहाँ, यहाँ के लोग, और वहां से बड़े बड़े पत्थर जो है वो लेके अपने यहाँ पे लेके आते थे। इतने बड़े बड़े पत्थर होते थे कि कई बारी उनको लाते हुए जो जहाज थे वो पलट जाते थे, लोग मर जाते थे, लेकिन फिर भी वो उन पत्थरों को वहां से लेके अपने यहाँ पे लेके आते थे। और यहाँ पे क्योंकि इस आइलैंड पे, यैप आइलैंड पे वो पत्थर मिलते नहीं थे, तो वो पत्थर बड़े ही वैल्यूएबल थे। मैं एक बारी, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया, तो उन पत्थरों को मैं एक बारी आपको स्क्रीन शेयर करके ज़रूर दिखा दूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि
वो किस तरीके के पत्थर थे। तो आप ये देख सकते हो, मैंने गूगल पे डाला राइज़ स्टोन यैप आइलैंड, आप देखो पुरानी पिक्चर भी है। ये इस तरीके का पत्थर होता था, अगर आप देखो तो ये 10-12 फीट हाई भी होता था, अलग-अलग साइज़ेज़ के थे और इन पत्थरों के बीच में एक होल होता था और आप ये देख सकते हो और इनकी एक ख़ास बात क्या थी, बड़ी सिंक्रोनाइज़ तरीके से आइलैंड पे लगाए जाते थे। आप ये देखो तो यहाँ पे लाइन से लगे हुए हैं, ऐसे आप ये देखो ये लाइन से लगे, यहाँ देखिए ये लाइन से लगे हुए हैं और ख़ास बात ये थी कि इनके बीच में एक होल होता था, आप देख सकते हैं ये हाथ निकल रहे हैं और ये लाइन से लगे होते थे। पुरानी पिक्चर अगर आप देखो और इनको उठाने के लिए कभी किसी ज़माने में अगर उठाया जाता था, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह तो इनके बीच में यू नो लकड़ी डाल के या कोई ऐसी चीज़ डाल के जिसका वेट उठा सके, तो इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता था। आप ये देख सकते हैं। इनफैक्ट ये मैंने जो बोला ना कि पत्थर ज़मीन के नीचे भी गिर जाते थे, वो नाव पलट जाती थी, तो ज़मीन के नीचे भी ये पत्थर ऐसे ही पड़े रहते थे। इस तरीके से इन पत्थरों को उठाया जाता था। आप ये देख सकते हैं कि कितने सारे लोग मिलके एक पत्थर को उठाए जाते थे। कई कुंटलों में ये होता था और बड़े से बड़ा पत्थर 12 फीट तक की हाइट भी ले लिया करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पत्थरों की खासियत क्या थी? तो बेसिकली क्योंकि अपने आइलैंड पे ये पत्थर होते नहीं थे, दूसरी जगह से ये पत्थर लाने पड़ते थे। तो जब ये यैप आइलैंड के ऊपर ये पत्थर आता था, तो ये बड़ा प्रीशियस पत्थर माना जाता था। इस पत्थर को लाके एक जगह पे रख दिया जाता था। ये 12 फीट के करीब का इसका साइज़ होता था। पत्थर जितना बड़ा होगा, उतना वैल्यूएबल होगा और दूसरी चीज़ उसकी वैल्यूएबल होने की कि अगर जितने ज़्यादा दिन लगेंगे उसे लाने में, मतलब जितनी कठिनाइयों से वो आएगा, तो ज़्यादा प्रीशियस होगा। अगर रास्ते में कोई तूफ़ान आया था और जिसके अंदर लोग भी मर गए उसको पत्थर को लाते हुए, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता था। और तो जितनी कठिनाइयों से जितने लोग मरे, जितनी परेशानियों के बाद जितना बड़ा पत्थर, उतना ही वो वैल्यूएबल पत्थर होता था। पत्थर आने लाने के बाद जब वो पत्थर आइलैंड पे रखा जाता था, तो उसके जो खरीदार होते थे, वो पत्थर को खरीदते थे। उसकी कि ये मेरा पत्थर है, कोई कहता था ये वाला मेरा है, ये वाला मेरा है। तो वहाँ पे पत्थर को एक जगह पे लाके जब रख दिया जाता था, तो पत्थर आइलैंड पे ही रहता था, उसी जगह पे रहता था। आइलैंड के अंदर सबको ओरली ये बता दिया जाता था कि इस पत्थर का मालिक सपोज़ ये राजेश है। तो अगर पूरे कबीले को पता लग गया कि ये वाला जो पत्थर है ये राजेश का है, तो उसको राजेश को वो पत्थर हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना अपने घर लाने की ज़रूरत है और पूरे कबीले को पता है कि इस पत्थर का मालिक जो है राजेश है। अगर राजेश को वो पत्थर कल को किसी और को देना है, तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको पूरे कबीले में अनाउंस कर देना है कि ये वाला जो पत्थर है, ये मेरा नहीं, ये मैंने अब विजय को बेच दिया है, राइट? तो विजय अब इसका ओनर है। तो वो पत्थर वहीं रहता था आइलैंड पे, लेकिन अब उसका ओनर विजय हो जाता था और पूरे कबीले को, पूरे वहाँ के जो सभ्यता में जो लोग रह रहे थे, उन सबको पता होता था कि अब ये पत्थर विजय का है। तो अगर कोई वो पत्थर चोरी करके ले भी जाए, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है मिलेगा चोर को, क्योंकि पूरे कबीले को ये पता है कि ये पत्थर जो है विजय का है। ऐसे ही अगर विजय को कल को अजय को देना है, तो विजय को सिर्फ़ अनाउंस करना है कि ये पत्थर मैंने अब अजय को दे दिया, इसका जो ओनर है अब अजय है। तो इस तरीके से वहाँ पे ये व्यवस्था चलती थी। ये पत्थर एज़ अ फ़ॉर्म ऑफ मनी यूज़ होते थे। इसमें छोटे-छोटे साइज़ के पत्थर भी थे। कई बिल्कुल कॉइन्स की तरह तो नहीं, लेकिन छोटे साइज़ के पत्थर भी होते थे। तो वो छोटे पत्थरों से मतलब ये कि बड़ा पत्थर हिलता नहीं था, छोटे पत्थर फिर भी मूवेबल थे और अगर कोई छोटी ट्रांज़ैक्शन करनी तो छोटे पत्थरों का इस्तेमाल भी होता था। तो साइज़ के हिसाब से पत्थर का दाम डिसाइड होता था, डिफ़िकल्टी के हिसाब से पत्थर का दाम डिसाइड होता था और वहाँ पे सब लोग खुश सब सहमति से और खुशी से इन पत्थरों को एज़ अ फ़ॉर्म ऑफ मनी इस्तेमाल कर रहे थे। अब होता क्या है कि और आपको ये लग रहा होगा कि सर ऐसा कितने साल तक चला? तो कहा माना ये जाता है कि कई सदियों तक, 1000 साल तक ये व्यवस्था उस आइलैंड पे चल रही थी, कि वहाँ पे इस पर्टिकुलर फ़ॉर्म ऑफ जो पत्थर है, जिसको राइज़ स्टोन कहते हैं, ये एज़ अ फ़ॉर्म ऑफ मनी जो है, वहाँ पे चल रहा था। क्यों चल रहा था? इसकी इसकी सिंपल सी बात ये है कि वहाँ उस आइलैंड पे होता नहीं था। इसको कोई वहाँ पे पैदा नहीं कर सकता था, वहाँ पे लाइमस्टोन की खदानें नहीं थी और अगर किसी को ले भी आएगा तो उसको बहुत मुश्किलों से लेके आना पड़ता था। एक आदमी, 2 आदमी तो लेके आ भी नहीं सकते थे उसको दूसरे आइलैंड से यैप आइलैंड तक। तो ये इसलिए ये पत्थर प्रीशियस था। इसकी सप्लाई एकदम बढ़ाई नहीं जा सकती थी। ये यूनिक था, ये रेयर था, ये प्रीशियस था। ठीक है? तो ये क्लैरिटी हो गई कि इसी वजह से ये पत्थर जो है वहाँ पे उसने अपनी इस वैल्यू को बरकरार रखा।
1871 के अंदर एक बड़ी यूनिक बात हुई। 1871 के अंदर डेविड ओ'कीफ नाम का एक व्यक्ति आयरिश अमेरिकन था। उसका एक जहाज़ डूबा। तो जहाज़ डूबा, जहाज़ में वो किसी तरीके से तैरते इस आइलैंड के जो लोग थे, उन्होंने उस आदमी को बचा लिया। उसका नाम था डेविड ओ'कीफ। डेविड ओ'कीफ आया, उसने इस गाँव की व्यवस्था देखी, उसने एक आइलैंड की व्यवस्था देखी, बड़ा इम्प्रेस हुआ। इस आइलैंड पे कोकोनट भी होते थे, तो उसने बोला कि आप लोग मेरे साथ एक काम करो कि मैं आपको आपकी जो कोकोनट है, आप ये कोकोनट मुझे दो, इसको हम दूसरे आइलैंड पे बेचेंगे और वहाँ पे जो इस जो करेंसी मिलती है उसके बदले में आप ये कोकोनट दे दो। तो इस आइलैंड के लोगों ने मना कर दिया कि हमारी जो फॉर्म ऑफ मनी है, यही हमें एक्सेप्टेड है, हमें दूसरी फॉर्म ऑफ मनी नहीं चाहिए, हम अपने कोकोनट नहीं देंगे। हम कोकोनट तभी देंगे जब हमें बदले में ये पत्थर मिलेगा, ये जिसे को राई स्टोन कहते हैं। वो बड़ा नाराज़ हुआ, जब उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो वापस चला गया वहाँ से और लेकिन ठान के गया कि मैं एक दिन वापस आऊँगा। इस डेविड ओ'कीफ ने क्या करा, क्योंकि ये एक अमीर आयरिश अमेरिकन था, कप्तान था एक बड़े जहाज़ का। इसने क्या करा, एक बड़ा-सा जहाज़ लिया और उसके अंदर ढेर सारे उसने वर्कर्स डाले और उसने एक बड़े मॉडर्न माइनिंग इक्विपमेंट्स डाले और वो गया और उसने गुआम और पलामू में गया और वहां पे बड़े-बड़े लाइमस्टोन के जो पत्थर थे उनको माइन किया मॉडर्न इक्विपमेंट से और वो लेके याप आइलैंड पे पहुंच गया। जैसे ही याप आइलैंड पे वो पहुंचा और उसने बोला कि देखो मैं कितने सारे ये पत्थर लेके आ गया और अब मुझे तुम अपने जो है ये कोकोनट दे दो। वहाँ का जो यैप आइलैंड का जो कबीले का सरदार था, उसने बोला कि नहीं, 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 हम इस वाले पत्थर को नहीं मानेंगे क्योंकि इस वाले पत्थर में खून-पसीना नहीं लगा है, इसमें इसको हाथों से नहीं निकाला है, इसमें इसमें खून-पसीने से नहीं निकाला है, इसको इक्विपमेंट से निकाला है, ये हमें ये वाला पत्थर मंज़ूर नहीं है। आइलैंड जो है 2 भागों में बँट गया, कुछ लोगों ने बोला नहीं, नहीं, ये पत्थर जो ये लाए इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, हम तो ये पत्थर एक्सेप्ट करेंगे। और अचानक वहाँ पत्थरों की सप्लाई बहुत बढ़ गई। डेविड ओ'कीफ जिसको उन्होंने बचाया था कबीले वालों ने, उसी ने उस आइलैंड को बर्बाद कर दिया क्योंकि वो गया और बहुत सारे पत्थर वो वहाँ से तोड़ के ले आया और अचानक वहाँ पे इतने सारे लाइमस्टोन पत्थर हो गए कि जिनके पास ऑलरेडी वो मनी थी, जो रेयर थे वो पत्थर, उनकी वैल्यू गिर गई क्योंकि अब आइलैंड पे ऐसे जो पत्थर हैं वो कॉमन हो गए, आम हो गए। अब आप बात को समझ रहे हैं, मैंने 10 मिनट ज़रूर लिए, इस ऑथर ने भी 10 मिनट लिए, लेकिन एक छोटी-सी कहानी से जो रियल है, उससे ये पता लगता है कि जब तक मनी जो थी वो रेयर थी, जब तक उसकी सप्लाई रेयर थी, जब तक उसकी सप्लाई एकदम बढ़ाई नहीं जा सकती, जब तक हमने स्टॉक टू फ्लो रेशियो में हमने क्या देखा था? स्टॉक टू फ्लो रेशियो में हमने ये समझा था कि कितना स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और कितना फ्यूचर में सप्लाई आएगा। जिसकी स्टॉक टू फ्लो रेशियो हाई है, वो उतनी हार्ड मनी है, जितनी जिसकी स्टॉक टू फ्लो रेशियो कम है, वो उतनी ईज़ी मनी है। इस केस में जब तक डेविड ओ'कीफ जहाज़ के अंदर पत्थर नहीं लाया था, तब तक 1000 साल तक स्टॉक टू फ्लो रेशियो जो थी लाइमस्टोन की वो हाई थी। तो वो एक रेयर मनी थी, एक एक हार्ड मनी थी। लेकिन जैसे ही डेविड ओ'कीफ जहाज़ भर के इतने सारे पत्थर ले आया उस आइलैंड पे, तो उसकी सप्लाई बढ़ गई, उसकी जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो है वो कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, वो ईज़ी मनी बन गई। इतने प्यार से इस ऑथर ने इस किताब के अंदर ये इस एग्जाम्पल से ये प्रूव कर दिया कि इजी मनी और हार्ड मनी क्या थी और ऐसा सदियों से जब से ये सृष्टि की रचना हुई है, जब से ये यूनिवर्स बना है, जब से ये सभ्यता आई है, तब से अलग अलग फॉर्म ऑफ मनी आई और उसने ये बताया कि कैसे यैप आइलैंड जो है जिसके अंदर हजारों साल से एक पत्थर जो है वो परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी चल रहा था और कैसे एक जनरल ने जहाज भर के मॉडर्न इक्विपमेंट से वही पत्थर की सप्लाई जब बढ़ा दी तो वो मनी खत्म हो गई। ऐसे उसने बहुत एग्जाम्पल दिए ऑथर ने। दूसरा एग्जाम्पल दिया एग्री बीड्स का। जैसे अफ्रीका के अंदर शीशे से बने जो झूमर होते हैं उनके अंदर शीशे की बीड्स होती हैं, चमकदार कलरफुल जो शीशे का जो काम होता है बेल्जियम के अंदर बहुत होता है, यूरोप के अंदर बहुत होता है। यूरोप के अंदर टेक्नोलॉजी थी उस समय में, लेकिन अफ्रीका के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो शीशे के अलग-अलग की जो बीड्स थे, कलरफुल बीड्स थे, अफ्रीका के अंदर इसे फॉर्म ऑफ मनी माना जाता था क्योंकि वहाँ एक भी कारखाना थी और वहाँ पे सप्लाई नहीं हो सकता था। तो वहाँ पे ये जो शीशे के बीड्स थे, ये फॉर्म ऑफ मनी माना जाता था। यूरोप के कुछ लोग जब जहाज से पहुँचे पानी के जहाज से, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे ये जो बीड्स हैं, ये
इसको मनी माना जाता है और इसके थ्रू अफ्रीका से बहुत सारी चीज़ें हम बाय कर सकते हैं। यूरोप के जो बिज़नेसमैन थे, काफ़ी सारी संख्या में वहाँ पे वो बीड्स लेके पहुँचे और अचानक इतनी बीड्स की सप्लाई हो गई कि वहाँ पे जो एक्जिस्टिंग बीड्स की वैल्यू वो गिर गई। तो ये जो एग्री बीड्स थी, इनकी भी वैल्यू पास्ट में गिर गई। उसके बाद सीशेल्स, सीशेल्स को भी काफ़ी समय तक ये जो सिप्पियाँ होती हैं, समुद्र की सिप्पियाँ, इनकी भी सप्लाई काफ़ी समय तक कुछ आइलैंड्स पे ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी थी। लेकिन जैसे ही ये पॉपुलर हुई, जैसे ही ये वैल्यूएबल हुई, पीछे से इनकी सप्लाई जब बढ़ा दी गई तो इनकी वैल्यू भी डिबेस हो गई। यहाँ तक कि कैटल को भी परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी माना जाता था, लेकिन कैटल के अंदर डिविजिबिलिटी का इश्यू था। अदरवाइज़ कैटल जिसके पास होती थी एक ज़माने में, जिसके पास मवेशी होते थे, भैंसे, गाय, बकरी ये सब होते थे, वो बहुत ही कबीले का सबसे पावरफुल आदमी माना जाता था, रिस्पेक्टेड आदमी माना जाता था। तो कैटल को भी परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी माना जाता था कबीले में, लेकिन कैटल डिविजिबल नहीं थी, कैटल के अंदर इश्यूज़ थे, कैटल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता था। तो इसलिए कैटल भी बहुत लंबे समय तक फॉर्म ऑफ मनी नहीं रही, क्योंकि कैटल की भी एक ज़िंदगी होती है, एक पेरिशेबल चीज़ होती है। उसी तरीके से अगर आप देखो तो सॉल्ट को भी बहुत लंबे समय तक फॉर्म ऑफ मनी माना गया। सॉल्ट डिविजिबल भी था, सॉल्ट के छोटे-छोटे आप ग्राम को मिला के किलो भी कर सकते हो और किलो को ग्रामों में डिवाइड भी कर सकते हो। सॉल्ट को बनाना आसान नहीं था, लेकिन सॉल्ट के अंदर भी पोर्टेबिलिटी का इश्यू था, ड्यूरेबिलिटी का इश्यू था, क्योंकि सॉल्ट भी पेरिशेबल है, बरसात में कैरी करना, नदी से निकाल के ले जाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था, तो इसलिए सॉल्ट भी बहुत लंबे समय तक फॉर्म ऑफ मनी नहीं रही। तो हर फॉर्म ऑफ मनी किसी न किसी चैलेंज की वजह से वो एग्जिस्टेंस में आई, कुछ समय उसने सर्व किया, उसके बाद वो एग्जिस्टेंस से चली गई। यही कारण है कि आज भी इंग्लिश की जो लैटिन वर्ड में अगर आप देखो तो जो सैलरी वर्ड है, वो सेल से डिफाइन हुआ और सॉइल का मतलब होता है सॉल्ट। तो सॉल्ट इतने लंबे समय तक फॉर्म ऑफ मनी रहा और इसमें लोगों की को दिहाड़ी दी जाती थी सॉल्ट के अंदर, तो सैलरी मिलती थी। सैलरी वर्ड सॉल्ट से निकला है। तो इस तरीके से ये बताने की कोशिश करी ऑथर ने, और ऑथर ने ये बोला लास्ट में कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, मेटलर्जी जैसे-जैसे इंसान ने सीखी, तो सुपीरियर फॉर्म ऑफ मनी आई फ्यूचर में, जिनको हम आगे कवर करेंगे, जिसमें अगला चैप्टर मॉनेटरी मेटल्स का होगा और किस तरीके से मॉनेटरी मेटल्स आए और मेटल्स जो है वो बेटर मीडियम ऑफ एक्सचेंज साबित हुए इन कंपैरिजन टू सीशेल्स, स्टोन, बीड्स, कैटल्स एंड सॉल्ट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 के अंदर प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मनी एक छोटे से एग्जांपल ने किस तरीके से आपको बताया कि कैसे एक मनी फॉर्म में आई और उसके बाद वो एक्सिस्टेंस से चली गई। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। आई एम श्योर कि आपको चैप्टर 2 भी पसंद आया होगा और चैप्टर 3 में हम कवर करेंगे मॉनेटरी मेटल, चैप्टर 1 में हमने मनी को कवर किया। ऐसे ही हम 10 चैप्टर को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे बोलने के तरीके, मेरे समझाने का तरीका आपको अगर पसंद आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है सीरीज़। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, बदले में मुझे एक ही चीज़ चाहिए। अ आप बोलते हैं ना कि यार मेरा मोटिवेशन क्या है? मेरा मोटिवेशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, इस वीडियो को, इस सीरीज़ को। प्लीज़ यार, अपने जो लोग क्रिप्टो में नहीं भी हैं, उनके साथ भी शेयर करिए। क्या क्यों ऐसा क्या है जो आपको रोकता है कि नहीं सिर्फ़ क्रिप्टो वालों को ही शेयर करनी है ये, ठीक है? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है यार आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो वो कर दीजिएगा और कमेंट किए बगैर अगर आप गए, तो ये वीडियो प्रमोट नहीं होगा यूट्यूब पे। यूट्यूब उन्हीं वीडियोज़ को प्रमोट करता है, उनको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जिनके अंदर एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। मैं इसको साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, इसीलिए हर यूट्यूबर आपसे ये करने को बोलता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, आप चाहते हो कि नहीं ये यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट ये ज़रूर करते जाइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।